नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। तो आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को हिला के रख दिया था। हम बात करेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट की, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि साल 1942 में अगस्त के महीने में लॉन्च किया गया था। और इसकी खास बात ये थी कि गांधी जी ने बिल्कुल निर्णायक रूप से फैसला ले लिया था कि अब ब्रिटिशर्स को यहाँ से जाना पड़ेगा, और इसके चलते गांधी जी डू और डाई का नारा देते हैं, यानी कि करो या मरो। मतलब सिचुएशन ऐसी आ चुकी थी कि गांधी जी ने कहा कि किसी भी कीमत पर आप ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगा दें। ये लोगों के लिए एक आह्वान गांधी जी ने किया था, और इस पर्टिकुलर मूवमेंट को अगस्त क्रांति मैदान, जो उस समय बॉम्बे का ग्वालियर टैंक मैदान हुआ करता था, वहाँ से लॉन्च किया गया। और एक तरीके से इमीडिएट इंडिपेंडेंस की डिमांड यहाँ पे हमने रखी है, और काफ़ी लोग इससे जागरूक हुए, बहुत बड़े स्केल पर लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। अब हम कुछ ऐसी बातों को जानेंगे कि ऐसे क्या फैक्टर्स थे कि हमें क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च करना पड़ा। तो देखिए, आप अगर मार्च के महीने की बात करें 1942 के अंदर, उस समय क्रिप्स मिशन जो है वो आ चुका था, लेकिन वो फेल हुआ। और स्टैनफोर्ड क्रिप्स जो इसको बेसिकली हेड कर रहे थे, वो इंडिया आते हैं और प्रपोजल देते हैं कि इंडियंस के लिए हम एक सेल्फ गवर्नेंस का मॉडल लेके आएंगे, जिसके अंदर डोमिनियन स्टेटस देने की बात की गई थी। लेकिन देखिए, जब हम डोमिनियन स्टेटस डिमांड कर रहे थे, उस बात को तो 15-20 साल हो चुके थे, तब ब्रिटिशर्स ने हमारी बात सुनी नहीं। अब एट प्रेजेंट जब देश इतना आगे जा चुका है और अब बिल्कुल तैयार है इंडिपेंडेंटली अपने आप को संभालने के लिए, तो उस समय ब्रिटिशर्स जो है डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे थे। वो भारत जैसी कॉलोनी को अपने हाथ से नहीं निकलने देना चाहते थे। वो जानते थे कि इंडिया एक बहुत वैल्यूएबल कॉलोनी है और वो कभी भी इंडिया को अपने हाथ से नहीं जाने देंगे, और वैसा ही उनका एटीट्यूड इधर दिख रहा था। तो तब गांधी जी ने बिल्कुल एक तरीके से नाराज़ होके, और ये नाराज़गी इस बात की भी थी कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को भी उस वॉर का हिस्सा बनाया, तो उन्होंने इंडियंस से या इंडियन लीडरशिप से कोई भी कंसल्टेशन नहीं की। हमें बातचीत में इन्वॉल्व नहीं किया गया था, जस्ट बिकॉज वो हमारे कॉलोनियल मास्टर बन के बैठे थे। उन्होंने डायरेक्ट ये डिक्लेरेशन दिया कि इंडिया भी इस वर्ल्ड वॉर 2 का हिस्सा है, जो अब गांधी जी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। तो उन्होंने कहा कि ये तो यूनिलेटरल डिसीजन लेते हैं, फ्यूचर में भी ये हमारे देश को नुकसान पहुंचाएंगे, हमारे रिसोर्सेज को नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि उस लड़ाई का पूरा खर्च हिंदुस्तानी इंडियंस उठा रहे थे। तो वो गांधी जी को उस बात की क्लैरिटी थी कि फ्यूचर में ब्रिटिशर्स इसी तरीके से हमें प्लंडर करते रहेंगे, तो कभी तो वो समय आएगा जब हमें जो है इनको अपोज करना होगा, और वो टाइम था क्विट इंडिया मूवमेंट का। अब देखिए, इस मूवमेंट को कैसे 1942 में लॉन्च किया, उसके पीछे की भी एक भूमिका है जो हमें समझनी है। कि देखिए, जापानीज़ जो हैं वो एशिया के अंदर अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं, और बर्मा, म्यांमार, इस पूरे एरिया के अंदर ऑलरेडी वॉर जो है वो शुरू हो चुका था। जापानीज़ की प्रेजेंस यहाँ पे आ चुकी थी। तो कहीं ना कहीं गांधी जी ने एक स्ट्रेटजिक कैलकुलेशन की। उन्होंने कहा कि ब्रिटिशर्स अभी थोड़े बैकफुट पे हैं, यही टाइम है, अगर ब्रिटिशर्स ने इस समय हमें आज़ादी नहीं दी, या इंडियंस ने ब्रिटिशर्स से इस समय आज़ादी नहीं ली, तो फ्यूचर में ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा। क्योंकि जब ब्रिटिशर्स बैकफुट पे हैं, प्रेशर में हैं, बहुत ज़्यादा चांस था कि हमें तब आज़ादी आसानी से मिल जाती। तो उसी बात को लेके गांधी जी ने एक बिल्कुल सही कैलकुलेशन यहाँ पे की। उन्होंने कहा कि हम ठीक है, हमें आज़ादी अगर मिलती है तो हम ब्रिटिशर्स का, वेस्टर्न डेमोक्रेसीज का इस वर्ल्ड वॉर 2 में थोड़ी हेल्प कर देंगे। लेकिन ब्रिटिशर्स अब भी रेडी नहीं थे। तो इस कहानी को हमें समझना है कि कैसे उनका कैलकुलेशन बिल्कुल सही बैठ रहा था। और गांधी जी एक डू और डाई का नारा देते हैं। ये ऑलरेडी एक डिबेट चलती है कि क्या गांधी जी यहाँ पे वायलेंस के लिए भी रेडी थे। हम ये भी डिबेट करते हैं कि डू और डाई का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। तो बात ये थी कि एक लोगों को आह्वान देना था कि आपको ये जो स्लेवरी चल रही है, इस स्लेवरी को हर कीमत पे एंड करना पड़ेगा, और ब्रिटिशर्स को ये रियलाइज़ करवाना पड़ेगा कि अब वो हमें इस तरीके से और प्लंडर नहीं कर सकते। उनका राज खत्म है। ये फाइनल दिन चल रहे हैं ब्रिटिश साम्राज्य के, कि भारत अब जाग पड़ा है, और भारत ऐसा जागा है कि बिल्कुल भी ब्रिटिशर्स को वो सहन नहीं करेगा। सिचुएशन इससे वर्स्ट होगी।
लॉ एंड ऑर्डर और ज़्यादा बिगड़ेगा। वो बातें गई जब पीसफुली हम प्रोटेस्ट किया करते थे। हमारा पेशेंस लेवल हम लूज़ कर रहे हैं और ब्रिटिशर्स को ये बात जतानी थी कि आप हमारा पेशेंस टेस्ट ना करें। वो मैसेज गांधी जी ने बिल्कुल क्लैरिटी के साथ ब्रिटिशर्स तक पहुंचाया विद दिस स्लोगन डू एंड डाई। तो लोगों के दिमाग में ये चीज़ डाल दी गई थी कि आप अपनी आखिरी सांस तक लड़ें, प्रोटेस्ट करते रहें, ब्रिटिशर्स कुछ मर्जी करें, आप आगे बढ़ते रहें। और यहाँ पे अगर हम देखें इस क्विट इंडिया मूवमेंट के जो रेजोल्यूशन की कहानी आती है, तो इस रेजोल्यूशन को 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक्सेप्ट किया था, लेकिन इसकी एंडोर्समेंट जो डेट थी, मतलब लागू करना, वो डेट बेसिकली 8 अगस्त जो है वो रखी गई थी कि तब से हम जो है मास प्रोटेस्ट करेंगे इस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन के लिए। अब ये क्विट इंडिया रेजोल्यूशन के अंदर किन बातों की डिमांड कांग्रेस करती है कि पहला ये कि ब्रिटिश रूल को इंडिया में एंड करना होगा और साथ में ब्रिटिशर्स को ये कमिटमेंट भी देनी पड़ेगी कि वो बेसिकली इंडिया को फ्री करेंगे। हाँ, इंडिया इस समय फासिस्ट और इंपीरियलिस्ट फोर्सेस के अगेंस्ट ब्रिटिशर्स की हेल्प करेगा। नाजी जर्मनी, फासिस्ट इटली और जापान, उनके अगेंस्ट इंडिया ज़रूर साथ देगा, लेकिन उसी शर्त पे कि ब्रिटिशर्स का पहले कमिटमेंट होना चाहिए कि जैसे ये वॉर ख़त्म होगा इंडिया के इंडिपेंडेंस की बात शुरू हो जाएगी और एक तरीके से प्रोविजनल गवर्नमेंट भी यहाँ पे बनाई जाएगी। तो ये सारी कहानी 1942 की है। तो जो बात हम यहाँ पे 1946 ऑनवर्ड्स देखते हैं कि उसके बाद से लेके अब तो 47 तक जो आज़ादी का हमारा सफ़र रहा, वही कहानियाँ जो है 1942 के अंदर डिमांड की गई थी। और यह बात की गई कि ब्रिटिशर्स अगर इस चीज़ को रेडी नहीं होते हैं तो इस देश के अंदर मास सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है वो चलाई जाएगी बड़े स्केल पर और ब्रिटिशर्स को ये यहाँ से जाना पड़ेगा। अब देखिए इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या होता है, ये जो क्विट इंडिया का नारा था, ये नारा दिया था बॉम्बे के जो मेयर थे यूसुफ मेहरली, उन्होंने क्विट इंडिया का नारा दिया। लेकिन फेमस जो नारा हुआ वो था गांधी जी का डू एंड डाई। पूरा देश करो या मरो के रास्ते के ऊपर चल रहा था, तैयार था कि कुछ किसी भी कीमत के ऊपर हम जो है इस पर्टिकुलर इस गुलामी को एंड करेंगे और देश को आज़ाद करवाएंगे। अब उसके बाद ब्रिटिशर्स भी एक्शन करते हैं, मास अरेस्ट हो जाते हैं हमारे यहाँ पे। तब एक सवाल आता है कि भाई इस मूवमेंट को लीडरशिप कौन देगा, क्योंकि सारे बड़े महानुभाव सब जेल के अंदर, नेहरू, गांधी, पटेल, सब लोग जेल में, अब्दुल कलाम आज़ाद जेल में, सभी लीडर्स बिना ट्रायल के सब लोग को जेल में डाल दिया गया। उन्होंने कहा कि डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट की धारा हम लगा रहे हैं कि इन्होंने एक तरीके से इंडिया के डिफेंस को खतरा पहुंचाया है, इसलिए हम इन सबको जेल में डाल देंगे। तो ऐसे भी जब लीडरशिप ना हो तो मूवमेंट जो है वो कौन संभालेगा। तब उस समय जो है यंगस्टर्स ने इस पूरे मूवमेंट को संभाला है और ये एक लीडरलेस रेवोल्यूशन की तरह रहा। बड़े स्केल पर बहुत नए नाम आने लगे जो प्रोएक्टिवनेस के साथ इस मूवमेंट में आगे बढ़ रहे थे, सेल्फलेस होकर इस मूवमेंट को आगे लेके जा रहे थे कि लीडर अगर जेल में है तो क्या हो गया, हम जो है अपने सर को भी कटा देंगे लेकिन इस मूवमेंट को रोकेंगे नहीं। और इस डायरेक्शन पे हमारा उस समय का यूथ आगे बढ़ रहा था, यंगस्टर्स आगे बढ़ रहे थे। अब देखिए इस मूवमेंट के अंदर मल्टीपल फेजेस हमें दिखते हैं कि अगस्त से लेकर सितंबर तक का जो समय था, उस समय मैक्सिमम जो एक्टिविटी हमें दिखी वो अर्बन एरियाज़ में थी, जहाँ पे हड़ताल्स ऑर्गेनाइज की गई थी, ब्रिटिश अथॉरिटी के अगेंस्ट एक तरीके से हमला किया गया। पुलिस स्टेशन पे भी थोड़े बहुत ऐसे केसेस आए जहाँ पे अटैक हुए, पोस्ट ऑफिस के ऊपर अटैक हुए, रेलवे स्टेशन पे अटैक हो रहे थे। ब्रॉडकास्टिंग जो थी रेडियो की उस समय, उसका इस्तेमाल करके हम अपने रेवोल्यूशनरी मैसेजेस को मासेस तक पहुँचा रहे थे। स्टूडेंट्स स्कूल्स छोड़ के, कॉलेजेस छोड़ के इस मूवमेंट का साथ दे रहे थे कि ये स्केल इतना ज़बरदस्त था कि पूरे इंडिया में ये फैला हुआ था। रेलवे लाइंस, टेलीग्राफ लाइंस, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, सब जगह इसकी छाप हमें देखने को मिल रही थी। दूसरा फेज सितंबर से अक्टूबर का था जिसके अंदर रूरल एरियाज़ के अंदर फार्मर्स वो यहाँ पे आने लगे और आप देखिए एक तरीके से ये काम हुआ कि 2500 के अराउंड ऐसे इंस्टेंसेस हुए कि टेलीग्राफ लाइन को काटा गया, रेलवे लाइन को ब्लॉक किया गया, चाहे वो बंगाल हो, ईस्ट एरिया हो या दूसरे एरियाज हो, हर जगह ब्रिटिशर्स को यहाँ पे कड़ा एक तरीके से विद्रोह देखने को मिल रहा था। और ये सब कुछ सिविल डिसोबीडियंस हो रही थी। यहाँ पे हम किसी ब्रिटिशर्स को मार नहीं रहे थे, हम सिर्फ
ये जता रहे थे कि ब्रिटिश कानून को हम यहाँ पे नहीं चलने देंगे, वो कानून यहाँ से लागू नहीं होगा। और अंडरग्राउंड फेज के अंदर एक अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस चलता है जिसके अंदर नए लीडर आते हैं, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायणन, अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, अच्युत पटवर्धन, सुचेता कृपलानी, ये नाम सामने आने लगे जिन्होंने एक तरीके से ब्रिटिश सिस्टम के अगेंस्ट रेजिस्टेंस उस समय यहाँ पे दिखाई। अंडरग्राउंड न्यूज़पेपर्स चल रहे थे, रेडियो सेंटर चल रहे थे, हथियार भी यहाँ तक कि लोगों तक पहुँचाए गए, रेवोल्यूशनरीज तक पहुँचाए गए। तो इस लेवल पे आप खुद ब खुद देख सकते हैं कि ब्रिटिशर्स को यहाँ पे कितना ऑपोजिशन देखने को मिला। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट तो ये हुआ, उस समय कुछ एरियाज यहाँ पे पैरेलल गवर्नमेंट्स चला रहे थे, मतलब वहाँ पे सेल्फ गवर्नेंस आ गई। कुछ रेवोल्यूशनरी ऐसे जिन्होंने कहा कि ब्रिटिश राज यहाँ पे नहीं चलेगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का कानून नहीं माना जाएगा। तो बलिया की अगर आप बात करें तो बलिया में चिट्टू पांडे वो राज चलाते हैं और बेसिकली वो ब्रिटिश कलेक्टर को ये कन्विंस करते हैं कि आप पावर मेरे हाथ में दे दें, और ये कांग्रेस लीडर होते हुए इस राज को आगे चलाते हैं और सारे कांग्रेस लीडर्स को वहाँ से फ्री भी कर देते हैं। तो ये पहला एग्जाम्पल था जो सेल्फ गवर्नेंस का हमें दिखा यहाँ पे। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ कुछ दिनों की ये सरकार थी, आप देखेंगे कुछ महीनों तक ये सरकारें चली हैं, जिसका एक बहुत ही प्रोफाउंड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट था कि भाई ये लिबरेटेड जोन हो गए, आज़ाद एरियाज हो गए, है ना। तो तामलुक में आप देखिए जातीय सरकार यहाँ पे आती है, तो इनका मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा था और ये लीडरशिप दे रहे थे सतीश चंद्र समांता। तो वो यहाँ पे लीडरशिप देते हैं, किस तरीके का काम करते हैं कि साइक्लोन अफेक्टेड जो लोग थे उनकी हेल्प इन्होंने की, स्कूल्स के लिए ग्रांट इन्होंने रिलीज करवाई, और एक विद्युत वाहिनी आर्म्ड वॉलंटियर फोर्स यहाँ पे ये बनाते हैं लोकल डिफेंस के लिए, तामलुक जातीय सरकार। और ये कहानी शुरू हुई थी तामलुक बंगाल के अंदर। तो जातीय सरकार बहुत बेहतरीन काम कर रही थी और गांधी जी के कंस्ट्रक्टिव वर्क से काफ़ी प्रभावित थी, मतलब वेलफेयर ओरिएंटेशन। इन सरकारों ने वेलफेयर का काम करना शुरू किया, इसलिए मासिस भी इनके साथ जुड़ रहे थे। और जैसे आप देख रहे हैं कि इस जातीय सरकार ने तो एक न्यूज़पेपर भी पब्लिश किया, दैट वाज बिप्लबी रेवोल्यूशनरी, जिसका मतलब होता है बिप्लबी नाम का अखबार जो है वो ये चला रहे थे। तो कितना अच्छा कनेक्ट इनका रहा उस समय के जो है यहाँ पे मासिस के साथ। अब ऐसी ही एक सरकार सतारा में चली जिसे प्रति सरकार बोल रहे हैं, जो कि एक तरीके से लॉन्गेस्ट रनिंग गवर्नमेंट थी महाराष्ट्र के अंदर, और बेहतरीन एक्सपेरिमेंट इन्होंने किए यहाँ पे, और बहुत बढ़िया एक सिस्टम यहाँ से रहा, बहुत अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी यहाँ पे तैयार की गई, टैक्स कलेक्शन हुआ करता था, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे काम करता था, कैंपेन, सोशल रिफॉर्म्स, वो कुछ कहानियाँ यहाँ पे इन्होंने शुरू की थी। तो आप देख सकते हैं कि 1942 से शुरू हुई ये सरकार और काफ़ी दूर तक चलती रही, 1945 तक जो है इसका वहाँ पे राज रहा। मतलब एस्टेब्लिशमेंट मिड 1943 में हुआ, मूवमेंट जरूर 1942 का था, लेकिन तकरीबन 2 साल तक जो है ये वहाँ पे अपना राज स्थापित कर दिया इन्होंने। अब ये ब्रिटिशर्स को इस बात की क्लैरिटी हो गई कि ये इस लेवल की गवर्नमेंट्स अगर पूरे देश में बनने लग जाएं, कि पैरेलल गवर्नमेंट्स यहाँ पे बनने लग जाएं, या हमारे यहाँ पे जिस स्केल के अंदर प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, अगर वो प्रिंसली स्टेट्स सभी के सभी आज़ाद हो जाएं या आज़ादी डिक्लेयर कर दें, तो ब्रिटिशर्स का क्या होगा, कोई भी इनको नहीं रोक पाएगा। अब देखिए ब्रिटिशर्स जो हैं उन्होंने यहाँ पे आर्मी का भी इस्तेमाल किया, लेकिन हम आने वाले सालों के अंदर देखेंगे कि किस तरीके से नेवल म्यूटनी हो जाती है। तो आर्मी या नेवी के अंदर भी अब लोग जो हैं वो ब्रिटिश जो रूल था या उनका जो बिहेवियर था उसके अगेंस्ट विद्रोह करने लगे थे। तो वो दिन दूर नहीं था जब ब्रिटिशर्स को आर्मी में भी इस तरीके के विद्रोह देखने को मिलते। तो हालांकि ये प्रांतीय सरकार सतारा के अंदर रही, बढ़िया सिस्टम रहा, और इस पूरे मूवमेंट के अंदर आप देखेंगे वुमेन लीडरशिप भी इस देश के अंदर आने लगी थी। अरुणा आसफ अली जो आप देख रहे हैं, फ्लैग बेरर ऑफ रेवोल्यूशन जिनको कहा गया, और जिनको एक टाइटल भी दिया गया, दैट इज़ ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट। तो बेहतरीन उन्होंने काम किया यहाँ पे, बड़ी लीडरशिप सारी जेल में थी, उनकी एब्सेंस में यही थी जो यहाँ पे इस पूरे मूवमेंट को चला रही थी। इनके साथ जयप्रकाश नारायणन, राम मनोहर लोहिया, ये सभी साथ में मिलकर काम कर रहे थे और फेमाइन अफेक्टेड कम्युनिटीज़ को हेल्प कर रहे थे। अब देखिए एक बात समझिए, ये उस समय ऐसा फेमाइन आया, ऐसा अकाल पड़ा था इस देश में, लाखों लोग मारे जा रहे थे, ब्रिटिशर्स को कोई परवाह नहीं थी। ब्रिटिशर्स मतलब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल, वो बिल्कुल बेपरवाह होकर इंडियंस को मरने दे रहे थे।
ये ब्रिटिशर्स का बिहेवियर था और इसी बिहेवियर के अगेंस्ट जो है हमें आज़ादी चाहिए थी। यही थी हमारी इंडिपेंडेंस की लड़ाई। उषा मेहता अंडरग्राउंड रेडियो चलाती हैं और उस रेडियो का नाम रखा गया कांग्रेस रेडियो या आज़ाद रेडियो। गांधी जी के मैसेजेस को वो डायरेक्टली मासेस तक पहुंचा रही थी। गांधी जी क्या कह रहे थे, किस बात को लेके गांधी जी ने मूवमेंट चलाई, क्या उनकी सोच थी, वो सारी बात जनता तक पहुंच रही थी और इसीलिए मासेस भी इस पूरे मूवमेंट के साथ जुड़ती हुई नज़र आ रही थी। ये बड़े स्केल का काम था जो हमें दिखा यहाँ पे कि कैसे ब्रिटिश रिप्रेशन, जनता को पता लगे कि ब्रिटिशर्स का ट्रू नेचर क्या है, वो इस मास मीडियम के थ्रू मासेस तक पहुंच रहा था। और ब्रॉडर मूवमेंट अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि सुचेता कृपलानी जो है वो एक अंडरग्राउंड नेटवर्क उन्होंने चलाया और बाद में वो इंडिया की फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर भी बनी है। कस्तूरबा गांधी वो भी जो है यहाँ पे उनको भी अरेस्ट कर लिया गया था और अगर अरेस्ट करके आगा खान पैलेस है वहाँ पे उनको रखा गया था। गांधी जी तो जेल में थे और उनको आगा खान पैलेस पुणे के अंदर वहाँ उनको रखा गया 1944 में। फिर आप देखेंगे कि कैसे रीजनल हीरोइंस बहुत सारी जो है यहाँ पे आई, लेडीज़ जिन्होंने एक खुल के काम किया। तो आप यहाँ पे एक नाम आता है मतंगिनी हज़ारा, जिनको मार दिया गया था बंगाल के अंदर बिकॉज वो 6000 लोगों की पूरी भीड़ को लीडरशिप प्रोवाइड कर रही थी, उनको वहाँ पे मारा गया। कनकलता बरुआ असम में थी वो और वहाँ पे वो मार्टियर हुई। तो वुमेन ने अपना खून भी बहाया है इस पूरी मूवमेंट के लिए। वहाँ पे उनका कंट्रीब्यूशन हमें ज़रूर काउंट करना चाहिए कि कैसे मेल काउंटर पार्ट्स के साथ वो बिल्कुल इक्वल पार्टनर बन के इस मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड थी। और इस पूरे मूवमेंट की ह्यूमन कॉस्ट अगर आप देखें तो ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने वायलेंस तो करना ही था, इसको दबाने के लिए वैसा ही एफर्ट हमें देखने को मिला। तकरीबन 1000 लोग मारे गए, ये ऑफिशियल फिगर है ब्रिटिशर्स की। लेकिन अगर हम जनता की बात करें तो उन्होंने कहा कि 10,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे मारे गए थे, 1 लाख से ज़्यादा लोग जेल में डाल दिए गए थे। और अगर आप ग्लोबल लेवल पे इसका असर देखें तो वो भी हमें साफ देखने को मिल रहा था कि कैसे जो है पूरी दुनिया को इसके बारे में पता चला था। और इवन उस समय जो ब्रिटिश वायसराय थे, ही वॉज लॉर्ड लिनलिथगो। लिनलिथगो का ये मानना था कि 1857 के बाद क्विट इंडिया मूवमेंट मोस्ट सीरियस रिबेलियन था इंडियंस का। तो आप स्केल लगा सकते हैं कि कितने बड़े स्केल पर यहाँ पे काम हुआ कि ब्रिटिश रूल डर गया था कि अब तो ये पॉलिटिकल प्रोटेस्ट आने वाले सालों में वायलेंट होते जाएंगे, तो कैसे भी करके इंडिया को यहाँ पे आज़ाद करना अब उनकी मजबूरी बन गया है। दुनिया के अंदर ग्लोबल सॉलिडारिटी बनने लगी। ब्रिटिशर्स को समझाया, इवन जो यूएस के प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट ने, रूजवेल्ट प्रेशर डालते हैं विंस्टन चर्चिल के ऊपर कि इंडियंस को अकोमोडेट करो, उनको साथ लेके चलो। आज जो है सभी का साथ में आना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आज बड़ी लड़ाई फासिज्म के साथ है, अथॉरिटेरियन रेजिम के साथ है कि अगर नाजी जर्मनी या फासिस्ट इटली को हराना है तो पूरी दुनिया को साथ आना पड़ेगा, इंडियंस को भी यहाँ पे साथ लेना होगा। तो ये अमेरिकन प्रेशर भी कहीं ना कहीं विंस्टन चर्चिल और ब्रिटिश लीडरशिप के ऊपर पड़ रहा था और असर साफ था कि उन्होंने ये रिकॉग्नाइज़ किया इस पार्ट को कि आने वाले टाइम में इंडिया को आज़ाद करना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इंडिया की आज़ादी होनी थी वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स से होनी थी। तो यहाँ बड़ी लड़ाई की बात आ रही थी कि एक तरफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, ह्यूमन वैल्यूज़, उनको अपहोल्ड करें या इंडियंस के ऊपर राज मेंटेन करें। तो ब्रिटिशर्स ने ज़रूर अपना कैलकुलस तो रखा होगा, तो कहानी साफ थी। लेकिन इस पूरे खेल के अंदर कुछ एक ऑपोजिशन भी हमें देखने को मिल रहा था कि ठीक है, कांग्रेस की लीडरशिप तो जेल में थी, लेकिन मुस्लिम लीग वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी। तो उनका अपना कैलकुलस था, वो कह रहे थे कि भाई हम ब्रिटिशर्स के साथ जो है नेगोशिएट करेंगे, इसलिए वो क्विट इंडिया मूवमेंट में साथ नहीं आए। उनको एक डर था कि अगर उसी समय मान लीजिए 1942 के अंदर ही अगर आज़ादी हो जाती तो कांग्रेस का डोमिनेंस पूरे इंडिया के अंदर हो जाता। तो मुस्लिम लीग की अपनी पॉलिटिक्स चल रही थी, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान की डिमांड अभी करने वाले थे, है ना। 1942 में तो कोई डिमांड नहीं आ रही थी। तो यहाँ पे एक अलग पाकिस्तान का जो फाइनल उनका जो एक तरीके से जो वो डायरेक्ट एक्शन डे और वो सारी चीज़ें करते हैं, तो वो डिमांड अभी यहाँ पे वो लेके आने वाले हैं और वो जो है कहानी यहाँ पे शुरू होने वाली है। उस दौरान वो किसी भी तौर पे ये नहीं दिखाना चाहते थे कि वो कांग्रेस के साथ हैं या कांग्रेस किसी भी हालत में जो है पूरे देश के अंदर डोमिनेंट हो जाए।
मतलब अगर 1942 में देश को आज़ादी मिलती तो इवन मुस्लिम्स जो हैं वो भी कांग्रेस के साथ ज़्यादा जुड़ाव रखते थे उस टाइम पे। तो ये ज़रूर फैक्टर जो है यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना ने किया, और वो अपोज कर रहे थे उस पूरे मूवमेंट को। ब्रॉडर तौर पे इम्पैक्ट ये था कि इंडिपेंडेंस का रास्ता साफ था, देश यूनाइट हो चुका था, डिटर्मिन्ड हो चुका था कि अब तो ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाना है, जैसे कैसे करके पावर को अब यहाँ पर ट्रांसफ़र करना होगा। इंडियन लीडरशिप जो है वो अब रेडी है इस देश को आगे चलाने के लिए। तो अगर आप यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, मास स्पॉन्टेनिटी इस मूवमेंट में दिखती है कि इवन गांधी भी डू एंड डाई का नारा देते हैं तो गांधी जी का पेशेंस भी लूज हो जाता है और गांधी जी कुछ हद तक वायलेंस को एक्सेप्ट करने लगते हैं। हमने देखा है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी उनके ऊपर लूटपाट के कुछ एक केसेस रजिस्टर हुए थे, तब भी गांधी जी ने इस मूवमेंट को वापस नहीं लिया। तो अगर आपको याद हो कि चौरी चौरा इंसिडेंट के टाइम पे गांधी जी ने मूवमेंट को वापस कर लिया था, यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कांग्रेस या इंडियन लीडरशिप अब रेडी नहीं थी। पैरेलल गवर्नेंस का मॉडल हम ऑलरेडी दे चुके थे, ये सरकारें यहाँ पे चलनी शुरू हो गई थी, और ब्रिटिश रूल का कंप्लीट रिजेक्शन अब जो है फाइनलाइज्ड कर दिया गया था। तो इस मूवमेंट के साथ इस देश की आज़ादी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्न लिया कि ब्रिटिशर्स समझ गए कि अब तो इंडिया को संभालना उनके बस की बात नहीं है, और फाइनली उन्होंने हमें जो है बाद में आज़ाद कर दिया था। तो ये था क्विट इंडिया मूवमेंट का महत्व। इसलिए बोला जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट हमारे देश के अंदर इस आज़ादी की लड़ाई में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है। थैंक यू वेरी मच।